हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर है। बहुत जल्दी आप देखेंगे हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और फिर हम फॉर्मेशन ऑफ इंडिया को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो हार्डली 1 और सेशन लगेगा यहाँ पर, उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। देन हम डिस्कस करेंगे MCQs, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे और प्रीवियस ईयर में भी जो क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो कैबिनेट मिशन है, जो कि 1946 में आया था। और इसी कैबिनेट मिशन से किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का निर्माण होता है और भारत का संविधान का गठन होता है, वो सारी बातें आज हमें डिस्कस करनी है। तो एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना होगा। मैं जानती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं, तो सभी लोगों को थैंक यू। और आज भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आंसर आप बताइएगा। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई थी, और इसके बाद हमने कुछ ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। आज हमें उसी को कंटिन्यू करना है। अच्छा, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो भारत के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, और लॉर्ड लिनलिथगो को चेंज करके यहाँ पे जो नए गवर्नर अब आ रहे हैं वो आ रहे हैं लॉर्ड वेबल। तो कैबिनेट मिशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म होती है तो भारत के गवर्नर कौन होते हैं, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड वेबल उस समय भारत के गवर्नर है। तो लॉर्ड वेबल जो है वो अब गवर्नर बन चुके हैं और ये अपना कुछ प्रपोजल लाते हैं, क्योंकि भारत में अभी जो है वो डेडलॉक की कंडीशन है। कैसे डेडलॉक की कंडीशन है में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़बरदस्ती इंडियन को शामिल किया जा रहा है, कांग्रेस के सभी अधिकारियों ने रिज़ाइन कर दिया है, भारत में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, भारत में इमरजेंसी की कंडीशन है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस रूप से बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आ रही है, भारत का अपना कोई संविधान का गठन हो नहीं पा रहा है, सारी पार्टीज जो है वो अपना अपना स्टेटमेंट दे रही हैं, कोई भी सहमति नहीं है। मतलब भारत की स्थिति थोड़ी सी खराब है और डेडलॉक की कंडीशन है। तो लॉर्ड वेबल सोचते हैं क्यों ना मैं एक प्रपोजल इंडियंस के लिए लेकर आऊं और ये जो डेडलॉक का कंडीशन है भारत में इसको हम हटा सकें। इसलिए जो वेबल होते हैं वो एक प्लान लेकर आते हैं जिसको हम वेबल प्लान के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड लिनलिथगो को अलग करके कौन बनता है, लॉर्ड वेबल जो है वो नए गवर्नर बनते हैं। और 1943 में ये जाते हैं कहाँ पर, इंग्लैंड, और वहाँ पर जो असेंबली होती है, वहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एक प्रपोजल है मेरे पास, और भारत में जो ब्रेकडाउन है या भारत में जो डेडलॉक की कंडीशन है उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लान लेकर आता हूँ। तो ये मार्च 1945 में जो है वो एक प्लान लेकर आते हैं, इसको हम वेबल प्लान या फिर ब्रेकडाउन प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो क्या क्या बातें यहाँ पर इस वेबल प्लान में लिखी गई थी जरा देख लेते हैं। तो मार्च 1945 में इन्होंने डिस्कशन कहाँ किया, इंग्लैंड में किया, और 14 जून को इन्होंने डिस्कशन भारत के लोगों के साथ किया। अब भारत के लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं वेबल प्लान के बारे में, क्या प्रपोजल है, क्या इसके इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये लोग ये बात करते हैं कि भारत में हम एक क्या करेंगे, न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे। ठीक है ना, सेंट्रल लेवल पे केंद्र जो सरकार होती है ना, उसी तरीके से हम केंद्र सरकार को गठन करेंगे। लेकिन इस केंद्र सरकार में, इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में सारे के सारे इंडियन होंगे एक्सेप्ट जो हमारे विजरी होंगे, मतलब जो वायसराय होंगे, और कमांडर इन चीफ होंगे, वो जो होंगे वो ब्रिटेन के होंगे। मतलब कमांडर इन चीफ और वायसराय कौन होगा, ब्रिटेन के होंगे। बाकी सारे के सारे जो मेंबर होंगे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो कौन होंगे, इंडियंस होंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, जैसे कि होम मिनिस्ट्री है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इस तरीके से एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। और इस सारे पोर्टफोलियो में भी जो मिनिस्ट्री होगी वो इंडियंस के पास होगी एक्सेप्ट डिफेंस। डिफेंस आज भी किसके पास होगा, ब्रिटेन के पास होगा। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें 14 मेंबर होंगे। कितने मेंबर्स होंगे, 14 मेंबर्स होंगे, और उनमें से 6 व्यक्ति कौन होंगे, 6 व्यक्ति जो होंगे वो मुस्लिम लीग के होंगे। हालांकि उस समय जो मुस्लिम की पॉपुलेशन थी वो भारत की टोटल पॉपुलेशन का ओनली 25% थी, लेकिन तो भी यहाँ पे मुस्लिम्स को जो है वो 6 सीट यहाँ पर दी गई। कहाँ पर, वेबल प्लान में। ठीक है। अब इन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया। अब अनाउंसमेंट होता है जैसे कि कोई बिल पास होता है तो बिल पे फिर सारे लीडर्स मिलके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो बातें अच्छी लगती है उनको रखते हैं, जिनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है तो अमेंडमेंट करते हैं। तो वैसे ही लॉर्ड वेबल ने क्या किया, जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे
21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर को समर कैपिटल, तो भारत की समर कैपिटल जो है वो शिमला है, तो शिमला में बुलाया और इसको ही हम शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। और ये भी कहाँ पर होती है, 1945 में होती है। कौन बुलाता है, लॉर्ड वेबल बुलाते हैं। तो 21 यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर शामिल होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो यहाँ पे शामिल नहीं हुआ, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी को कोई ग्रजेस थे या शामिल नहीं होना था, वो उस समय शिमला में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हुए। तो इन सभी लोगों को बुलाया जाता है और शिमला कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि जो इंडियन है वो सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वशासन की शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें दोनों मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपका जो मुस्लिम लीग है, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होकर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे और यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी वो भारत के लिए संविधान का गठन करेगी और भारत के लोग जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ये बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई और शिमला प्लान जो था वो कैंसिल आउट हो गया, इसको किसी ने मानना नहीं। तो दो यहाँ पे मेजर डिस्प्यूट्स थे। पहला देखते हैं डिस्कशन। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जब एग्जीक्यूटिव बॉडी आप तैयार कर रहे हो तो उसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम का भी होगा। तो जिन्ना का कहना है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भी मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम जो है वो केवल और केवल मुस्लिम लीग से होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं जाकिर हुसैन का नाम यहाँ पे या मौलाना अबुल कलाम का नाम या फिर ऐसे किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम जो कि कांग्रेस का या किसी दूसरे पार्टी का यहाँ पे नॉमिनेट कर देते हैं, तो जिन्ना कहते हैं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो वो मुस्लिम लीग का होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ही एकमात्र संस्था है जो मुस्लिम्स को इंडिया में बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, ये बात इन्होंने जिन्ना ने रखी। तो ये बात मानने से नेहरू जी नाराज हो गए कि ये क्या बात हुई कि केवल और केवल 25% आबादी मुस्लिम्स की है और उसमें भी आपने 6 जो सीट है 14 में से 6 सीट आपने किसको देकर रखी हुई है, ब्रिटिश आपने मुस्लिम्स को दे रखी है। और मुस्लिम्स को आपने क्या भी दे रखा है, वीटो दे रखा है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल आता है तो मुस्लिम जो लीग है अगर उनके इंटरेस्ट का नहीं है तो वो वीटो यूज़ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो ये बात तो गलत है। एक तो आबादी इनकी कम है, आपने सीट भी इनको ज़्यादा दे रखी है, आपने वीटो भी दे दिया, ऊपर से जिन्ना जी कह रहे हैं अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति होगा तो वो मुस्लिम लीग का ही होगा, हम उसको ही रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे। तो ये कुछ दो मेजर इश्यूज थे जिसके कारण शिमला जो प्लान था वो कैंसिल आउट हो गया और सभी लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया। अब भारत में और भी ज्यादा तनाव बढ़ने लगा, और भी ज्यादा टेंशन बनने लगी और उस समय जो है ब्रिटेन में इलेक्शन भी हो गए। और ब्रिटेन में जब इलेक्शन हो गए तो ब्रिटेन में इलेक्शन होने के बाद एक नया प्लान आता है जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, जो कि भारत 1946 में आता है। तो जरा ब्रीफ में हम इसको भी समझते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें देना है। क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंट द कांग्रेस इन द शिमला कॉन्फ्रेंस। तो देखो अब 21 लीडर्स को हमने शिमला बुलाया था, मुस्लिम लीग के भी थे और कांग्रेस के भी थे। तो मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंट कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे प्रश्न ये है कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यही तो कारण है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति है लेकिन कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिन्ना चाहते हैं कि कोई मुस्लिम व्यक्ति हो तो वो नॉन मुस्लिम लीग का ना हो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। चलिए हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। क्या की फीचर्स हैं, इससे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, क्या क्या बातें होती हैं, वो सारा डिस्कशन अभी हमें करना है। तो ब्रीफ में हम देखते हैं कि 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन होने थे और इलेक्शन में लेबर पार्टी जीत जाती है और लेबर पार्टी को जीतने के बाद वहाँ पे जो पीएम बनते हैं वो क्लीमेंट एटली बनते हैं। और क्लीमेंट एटली जो है हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा करते हैं 14 मार्च 1946 को कि हम एक प्रपोजल लाते हैं जिससे हम भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन करेंगे जो कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी और उसके बाद हम अपना जो पूरी पावर है या सत्ता है वो ट्रांसफ़र कर देंगे इंडियंस को और इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी घोषणा क्लीमेंट एटली करते हैं। क्या समझ में आया कि 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में लेबर पार्टी जीतती है जिसके प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली होते हैं। फिर वो हाउस ऑफ कॉमन से 14 मार्च 1946 को घोषणा करते हैं या प्रपोजल लाते हैं कि एक कैबिनेट मिशन भारत जाएगा जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। तो क्लीमेंट एटली की सिफारिश पर 1946 में जो है वो कैबिनेट मिशन भारत आता है।
अब एक कैबिनेट मिशन है, इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो पैथिक लॉरेंस होते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स होते हैं और एबी अलेक्जेंडर होते हैं। तो ये 3 व्यक्ति जो है वो कैबिनेट मिशन में शामिल होते हैं और एक कैबिनेट मिशन भारत आता है। कब आता है? तो देखो मार्च 24, 1946 दिल्ली पहुंचता है और अपना प्लान यहाँ पर रखता है। अब क्या क्या बातें इस कैबिनेट मिशन के द्वारा की जाती हैं? पहली बात ये की जाती है कि जो पाकिस्तान की मांग है उसको हम पहले तो रद्द कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ फॉर पाकिस्तान, ये बात इन्होंने की। अच्छा, ये बात अगर कैबिनेट मिशन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम लीग इसका अपोज करना तो शुरू कर देगा, क्योंकि मुस्लिम लीग को तो सेपरेट पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। चलो, अब इन्होंने कहा कि हम पूरे भारत को 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए वो स्टेट्स होंगे या वो राज्य होंगे जहां पर हिंदू मेजॉरिटी है, जैसे कि बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, जहां पे हिंदू मेजॉरिटी है। सेकेंड, हम जो है मुस्लिम मेजॉरिटी वाले स्टेट्स है, जैसे कि पंजाब, बलूचिस्तान वाला जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। सेक्शन नंबर सी जो होगा वो ईस्ट का हिस्सा होगा, जहाँ पे बंगाल और असम है। तो इस तरीके से सेक्शन ए, बी और सी हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे भारत को डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट से जो है कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जो कि इलेक्शन लड़ेंगे। और इस तरीके से 3 टियर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी यहाँ पर बनाई जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं, आप मैप पे भी समझ सकते हैं, ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका पार्ट ए हो जाएगा, यहाँ वाला जो हिस्सा है ये पार्ट बी हो जाएगा और ये असम और बंगाल वाला हिस्सा पार्ट सी हो जाएगा। इस तरीके से कैबिनेट मिशन में बातें की गई। चलो, अब बोला गया कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन जब करोगे तो प्रोविंसेस मतलब प्रांतों से भी लोग आएंगे, ब्रिटिश इंडिया से भी लोग आएंगे, प्रिंसली स्टेट से भी लोग आएंगे। तो टोटल इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 292 मेंबर जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली से होंगे, प्रांतीय सरकार से होंगे, 4 चीफ कमिश्नर्स होंगे और 93 जो मेंबर्स होंगे वो प्रिंसली स्टेट से आ जाएंगे, मतलब रियासतों से आ जाएंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें सारे वर्गों के लोगों को एक निश्चित अनुपात में या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में रखा जाएगा, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या पारसी हो, मतलब जनसंख्या के आधार पर उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, इसके अलावा बोला गया कि एक हम यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो बनाएंगे, जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सभी एक फेडरल स्ट्रक्चर की तरह भारत में काम करेंगे। संघीय ढांचे की परिकल्पना यहाँ पर की गई। ठीक है ना, इस तरीके से साथ ही साथ जो रेसिडुअल पावर होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ, आज के समय में आप देखोगे रेसिडुअल पावर जो होती है वो केंद्र के पास होती है, सेंट्रल के पास होती है, लेकिन यहाँ पर कैबिनेट मिशन में कहा गया था जो रेसिडुअल पावर है वो प्रोविंसेस के पास यहाँ पर दी जाती है अवशिष्ट शक्तियों को। और जो प्रिंसली स्टेट है जिन पे ब्रिटिशर्स का रूल कभी नहीं रहा, ऐसी कुछ रियासतें थी, ऐसे कुछ राजा महाराजा थे तो जो कि ब्रिटिशर्स के अधीन कभी नहीं रहे, उनको फ्रीडम है। उनको फ्रीडम है कि अपना ही कोई सक्सेशन या अपना कोई उत्तराधिकारी चुन लें, अपने लिए कानून खुद बना ले या ब्रिटिश इंडिया के लिए जो कानून बन रहा है उसमें शामिल हो जाए। इस तरीके से ये बातें की गई। अब ये फेल क्यों हो गया, तो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे फेल क्यों हो गया। ये तो वही बात हो गई, ठीक है, आपने पाकिस्तान की डिमांड को मानने से मना कर दिया, लेकिन आपने हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स अलग कर दिए, आपने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट अलग कर दी, और जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी उसको ही बाद में आप रीनेम करके क्या कर दोगे, पाकिस्तान कर दोगे। ऐसा कांग्रेस का कहना था। इस मिशन की ये प्रॉब्लम थी। यहाँ पर हम यूनियन की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे डिवीज़न की बात कर रहे हो, ऐसा कैबिनेट मिशन में कहा गया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को मानने से मना कर दिया। अब अगली बात यहाँ देखते हैं, विजरी इन्वाइटेड 14 मैन टू फ्रॉम द इंतरिम गवर्नमेंट। यहाँ पर बात हो रही है कि इंतरिम गवर्नमेंट की शुरुआत करते हैं और 14 लोग मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, जिनमें से 5 नॉमिनेट व्यक्ति कांग्रेस से आएंगे, 5 व्यक्ति मुस्लिम लीग से आएंगे और एक मेंबर जो है वो सिख पारसी क्रिश्चियन कम्युनिटी से और शेड्यूल कास्ट से होगा। टोटल 14 व्यक्ति जो होंगे वो इस तरीके से इंतरिम गवर्नमेंट की शुरुआत करेंगे, ऐसा बोला गया। लीग से और कांग्रेस से दोनों से 5-5 व्यक्ति नॉमिनेट होकर आएंगे। तो कांग्रेस ने एक व्यक्ति नॉमिनेट किया जिनका नाम था जाकिर हुसैन। अब प्रॉब्लम तो वही फंस गई कि जाकिर हुसैन मुस्लिम है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुस्लिम ने कहा नो, मुस्लिम तो कोई आएगा तो वो मुस्लिम लीग से आएगा, तो मुस्लिम लीग ने इसमें पार्ट लेने से मना कर दिया और मुस्लिम लीग नाराज हो गई। और मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मतलब सीधी कार्यवाही दिवस, लड़के लेंगे पाकिस्तान,
सीधी कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे घोषणा कर दी 16 अगस्त 1946। भारत की हालत बहुत ख़राब हो गई। जो कलकत्ता का रीज़न था वहाँ पे तो मुस्लिम मेजॉरिटी है तो हिंदुओं पे एट्रोसिटी अत्याचार होने लगे, हिंदुओं को मारने लगे। बिहार जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी तो वहाँ पे मुस्लिमों पे एट्रोसिटी होने लगी। मतलब हिंदू मुस्लिम के जो दंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जहाँ अगर मेजॉरिटी हिंदू है, किसी मुस्लिम को देख लिया तो उसको मार देते थे। कहीं पे मेजॉरिटी अगर मुस्लिम है, हिंदू को देख लिया तो उसको मार लेते थे। तो इस तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने घोषणा की थी। तो उसी एक दिन में लगभग 5,000 लोग जो है वो भारत के अंदर मारे गए। बिहार, बंगाल इस तरफ दंगे बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोआखली और बिहार में ये दंगे बहुत ज़्यादा फैल चुके थे। तो नोआखली में कौन जाते हैं? महात्मा गांधी जाते हैं इन दंगों को शांत करने, क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन भारत का डिवीज़न नहीं होने दूंगा, पाकिस्तान का गठन नहीं होने दूंगा, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। तो इन दंगों को लोगों को समझाने के लिए, इन दंगों को रोकने के लिए महात्मा गांधी बिहार और नोखलगली जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं कि इस तरीके से आप फाइट नहीं कीजिए। तो गांधी जी का ये इनिशिएटिव देख के लॉर्ड माउंटबेटन बहुत खुश होते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन महात्मा गांधी के लिए एक स्टेटमेंट बोलते हैं, अ वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि अ वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को कहा गया। किसने कहा? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भारत में हिंसा बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये बात माननी पड़ी कि पाकिस्तान बनाने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें पार्टीशन तो करना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी तो गांधी जी हैं, वो कहते हैं कि मेरी लाश से ही, मेरी जो डेड बॉडी है उसके बाद ही ये पाकिस्तान का गठन होगा। तो सभी लीडर उनको समझाते हैं कि हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग इतने ज़्यादा मर रहे हैं, भारत में इतने दंगे हो रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, अब तो पार्टीशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और अंततः गांधी जी को भी पार्टीशन की बात माननी पड़ी। चलो, ये तो हो गई सारी बातें कि क्या बातें की गई थी आपके कैबिनेट मिशन में। तो कैबिनेट मिशन का मेन एजेंडा क्या था? कैबिनेट मिशन का मेन एम जो था वो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना, भारत का एक संविधान सभा का गठन करना जिससे भारत का संविधान का निर्माण हो सके। और जब भारत के संविधान का निर्माण हो जाएगा तो हम भारत को जो सत्ता है वो हस्तांतरित करके चले जाएंगे। जब तक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का गठन नहीं होता तब तक भारत कैसे चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चलेगा। तो चलो हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनती है। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है वो संविधान सभा का गठन होता है। कब होता है? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण होता है जिसमें 389 मेंबर होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, चुनकर आए हुए होते हैं। 10 लाख की आबादी पर एक सीट होती है, 10 लाख की आबादी पर एक सीट होती है जहां से व्यक्ति चुनकर आया हुआ होता है। तो 389 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 93 जो मेंबर है वो प्रिंसली स्टेट से होते हैं और रिमेनिंग 296 जो मेंबर है वो ब्रिटिश इंडिया से शामिल होते हैं। तो बिल्कुल पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। मुस्लिम, सिख और रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी सभी लोगों को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल किया जाता है जिससे सभी लोगों का यहाँ पे मेजॉरिटी हो, सभी लोगों का बहुमत हो। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। कहाँ पर? दिल्ली में। अब पहली क्लास का पहला दिन है तो मॉनिटर तो पता नहीं है क्लास का मॉनिटर कौन होगा, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति होगा उसको एक दिन के लिए क्लास का मॉनिटर बना देंगे जिससे वो एक व्यक्ति हमारी क्लास में इलेक्शन करा सके और ओरिजिनल जो परमानेंट मॉनिटर है उसको चुन सके। तो बिल्कुल 9 दिसंबर को 1946 में जब नई दिल्ली में पहली संविधान सभा की मीटिंग होती है तो इंतरिम जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। पहली मीटिंग हुई। अब जब दूसरी मीटिंग होती है दिसंबर 11, 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और सेकंड मीटिंग कब होती है? तो 11 दिसंबर को होती है। परमानेंट जो अध्यक्ष है संविधान सभा के पहले वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जबकि इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एच.सी. मुखर्जी को बनाया जाता है। तो एच.सी. मुखर्जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? तो सबसे मेन फंक्शन क्या है? संविधान बनाना, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात यहाँ पे की गई। किस तरीके से लॉ बनेंगे, किस तरीके से इलेक्शन होंगे, ये सब डिसाइड करना। अब जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो भारत का अपना एक फ्लैग होगा। तो हम यहाँ पर नेशनल फ्लैग की बात कर रहे हैं। तो संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई इंपॉर्टेंट डे 22 जुलाई 1947 को जो है वो नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया।
ठीक है। साथ ही साथ अब भारत को ज़रूरत है वेलफेयर की, डेवलप होने की। तो हमें कॉमनवेल्थ कंट्री है, यूनाइटेड नेशन है, दूसरी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी भागीदारी बढ़ानी, उनमें भी मेंबरशिप लेनी है। तो ये बात की गई। इट एक्सेप्टेड एंड अप्रूव द इंडियंस मेंबरशिप ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इन द मे 1949। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बनाया गया, पहला प्रेसिडेंट बनाया गया भारत का। कब? जनवरी 24, 1950। तो ये भी डिसीजन किसका था? ये भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ही था, जो कि 24 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हमारा जब नेशनल फ्लैग हो गया, अब जरूरत है नेशनल एंथम की। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की, मतलब वंदे मातरम और जनगण मन की अब हमें ज़रूरत है। तो नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को, जबकि नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। इसके अलावा बात होती है प्रीएम्बल की, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की, प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना ये शब्द लेकर कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, जिसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो दिसंबर 13, 1946 में, दिसंबर 13, 1946 में जब सेकेंड मीटिंग हो रही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया, जो कि आज के हमारा प्रीएम्बल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा लिए गए। अब कौन कौन सी कमेटी थी, उनके मेंबर कौन कौन थे, ठीक है, और किस तरीके से माउंटबेटन प्लान आता है और भारत को आज़ादी मिलती है, और इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद भारत की स्थिति कैसी है, तो वो डिस्कशन हमको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, जिसके आंसर कमेंट सेक्शन में आप देने हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहला है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, रेसिडुअल पावर है, वो प्रांतों को दी गई थी। अगला है, मुस्लिम लीग एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्लान डिप्सिट द रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ द फुल फ्लेज पाकिस्तान। अच्छा, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान को बनाने की बात को बंद कर दिया था, मना कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग के लोगों का सोचना था, अगर हमें पाकिस्तान चाहिए है तो लोगों का समर्थन चाहिए है, और लोगों का समर्थन कब मिलेगा? जब हम राजनीति में आएंगे, जब हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, मुस्लिम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उन्हें समझाएंगे, तभी कहीं जाके हमें पाकिस्तान मिलेगा। इसलिए कैबिनेट मिशन का जो भी प्लान था मुस्लिम लीग के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था, जबकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। और यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर जो होगी वो 3 टियर की होगी, ये बात कैबिनेट मिशन में कही गई। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? केवल एक और दो दोनों, 3, 1, 2, 3। आपका जो भी आंसर है कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, तो देखिएगा, चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने ही पाकिस्तान शब्द दिया था, और उनके हिसाब से पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए था। ये जब बलूचिस्तान वाला ये जो पूरा रीजन है, सिंध पंजाब का रीजन है, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी, तो ये पाकिस्तान होना चाहिए। असम बंगाल, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, तो ये पाकिस्तान होना चाहिए। और हैदराबाद के निज़ाम, जो कि ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो ये भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रहमत अली। तो ये रहमत अली के हिसाब से भारत का नक्शा होना चाहिए था। और एक्चुअल पार्टीशन के बाद क्या इंडिया दिखाई देता है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो एक्चुअल पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान बनता है और ये भी आपका पाकिस्तान बनता है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम माउंटबेटन प्लान के बारे में बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी उनके बारे में बात करेंगे, और आज़ादी के बाद भारत कैसा दिखाई देता है, कौन कौन भारत में शामिल होता है, कौन थोड़ा नाटक करता है, वो सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, तो मुझे आप लोगों के आंसर्स का इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में आंसर देना नहीं भूलेंगे। रही बात यहाँ पर PDF की, तो देखिएगा, परचम की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप परचम की वेबसाइट से आपको PDF मिल जाएगी। अच्छा, ये क्लास ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है, परचम के एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्विज़ मिलेगा, उसको आपको ज़रूर अटेंड करना है। ठीक है, तो थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।